ठीक है, चलो चलो स्लाइड डाल लीजिए फिजिक्स, चैप्टर डाल लीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, क्लियर। चलिए, सबसे पहली चीज आपको समझना है भाई यूनिट एंड मेजरमेंट होती क्या, ध्यान समझिएगा। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे लेंथ नापने के लिए यूनिट्स होती है, ठीक है, मास नापने के लिए यूनिट होती है, टाइम नापने के लिए होती है, टेम्परेचर नापने के लिए यूनिट्स होती है। मैंने बोल दिया कि इसकी लंबाई 5 है, 5 क्या, हाथी घोड़ा बैंगन टमाटर फूल गोभी, क्या मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, इंच है, क्या है। मैंने बोल दिया इसका इसका वजन 5 है, 5 क्या है, हाथी घोड़ा टमाटर फूल गोभी बैंगन क्या, केजी है, ग्राम है, क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो याद रखना फिजिक्स के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, देखी जाने वाली जो चीजें होती है, उनको पैरामीटर्स, उनका कुछ डायमेंशंस लिखा जाता है, तो वो चीज कहलाती है यूनिट। मेजरमेंट 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब क्या है, मेजरमेंट है। समझ में आया, ये सब क्या मेजरमेंट है। तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारी यूनिट्स हैं और फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर लंबाई होगी तो फिजिक्स में स्टैंडर्ड यूनिट आप लंबाई इसी में ही नापोगे। वजन है, मास है, तो वजन स्टैंडर्ड पैरामीटर में आप इसी में ही नापोगे। टाइम है तो स्टैंडर्ड पैरामीटर टाइम आप इसी में ही नापोगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल यूनिट्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो फिजिक्स में दो टाइप की यूनिट्स बनाई जाती हैं। एक होगी, सबसे पहली आपकी होगी फंडामेंटल यूनिट होगी, ठीक है। एक दूसरे टाइप की यूनिट्स और बनाई जाती है जिसे आप लोग बोलते हो डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हो। सो फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स दो टाइप की आती है, क्लियर। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, अगर मैं फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहा हूं तो फिजिक्स में फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है। सबसे पहली फंडामेंटल यूनिट लेंथ के लिए, याद रख लेना, स्टैंडर्ड पैरामीटर, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द लेंथ इन द फिजिक्स इज ऑलवेज बीइंग द मीटर, ये याद रख लीजिएगा। लेंथ फंडामेंटल यूनिट फिजिक्स के लिए लेंथ के लिए हमेशा कौन सी होती है, मीटर होती है, एम से लिखा जाता है, क्लियर। हमेशा आप किसमें नापोगे बेटा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। सो यूनिट एंड डायमेंशंस आर द सेम, अलग अलग होता है बेटा, मैं अलग अलग होता है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो यूनिट क्या हो गया, क्या है, मीटर यूनिट है। नेक्स्ट, यदि मैं बात करता हूं मास की, सो मास हमेशा फिजिक्स के अंदर किसमें नापेगा, केजी में, किलोग्राम में स्टैंडर्ड होगा, किलोग्राम, लेंथ मास। तीसरी यूनिट होगी टाइम के लिए, टाइम समय, समय हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द टाइम इन फिजिक्स इज ऑलवेज बीन टेकन एज द सेकंड्स, ये याद रख लीजिएगा, सेकंड्स में लिखोगे इंपॉर्टेंटली। लेंथ मास टाइम, ये तीन यूनिट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है आपकी टेम्परेचर के लिए। फिजिक्स में टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड पैरामीटर, स्टैंडर्ड यूनिट्स यदि हम लोग बात कर ले तो किसमें लिखा जाएगा, हमेशा केल्विन में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट्स किसमें होगी, केल्विन के अंदर होगी, ये याद रखिए। नेक्स्ट है करंट से रिलेटेड, नेक्स्ट क्या है, करंट से। आपने अगर अपने मोबाइल का चार्जर देखा होगा, मोबाइल के चार्जर के पीछे यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो लिखा होता है 2 एम्पियर, या कोई भी चीज होती है उसके पीछे एएमपी लिखा होता है। इसका मतलब करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। करंट यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सो करंट वाज ऑलवेज मेजर्ड इन एम्पियर, ये याद रख लीजिएगा, एम्पियर। कैसे लिखोगे, एएमपी, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, कैसे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे गोरे होने का कारण क्या है, मेरे गोरे होने का रीजन क्या है, भाई लाइट ही भाग गई, एक मिनट रुक जाओ, अभी पहले लाइट चला देता हूं फिर आपको दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं भाई मेरे गोरे होने का कारण क्या है, ठीक है। जैसे भी हम लोग बात कर लेते हैं, ये बंद होगी भाई, ठीक है, ये बंद होगी, इसको चलो। जैसे नॉर्मली किसी इसमें से लाइट निकलती है, बल्ब जल रहा है, बल्ब में से लाइट आ गई है, ठीक है। बल्ब में से कितनी लाइट आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रुक जाओ, ये फिर से निकल जाएगा। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, ये लाइट निकल रही है, कितनी लाइट निकल रही है, क्या रोशनी निकल रही है, तो इंटेंसिटी भाई कितनी निकल रही है, समझ में आया या नहीं आया। सो इसको बोला जाता है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, याद रख लीजिएगा, क्या होती है, कैंडेला, CANDELA। सेंडेला नहीं है, कभी सेंडेला लिख लो, कैंडेला होती है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। अब एक यूनिट और होती है, वो होगी मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस। और लास्ट क्लास में आपने मास ऑफ अ सब्सटेंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मोल्स पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, मोल्स। सो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। सो हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर इन फिजिक्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स कितनी होती है बेटा, 7 होती है, ये चीज याद रख लीजिएगा। लेंथ के लिए मीटर, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट लुमिनस इंटेंसिटी और मास ऑफ अ सब्सटेंस, जिसको मोल्स बोलते हैं। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को, फटाफट गई, ठीक है, क्लियर। किसी को चाय पीनी है क्या, कमेंट कर दो। डिड एनीबॉडी वांट चाय? सर इज दिस फिजिक्स इज एनफ फॉर अग्निवीर एग्जाम्स? नो, अग्निवीर में 11 12 वाली आती है। किसी को चाय पीनी है, लो आकर आ लो आकर करो, अब नहीं मांगना, बोलने दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, इसके अलावा 2 एडिशनल यूनिट्स और हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 एडिशनल यूनिट्स और हैं। ये जो 2 एडिशनल यूनिट्स है वो किस चीज के लिए बेटा, ल्यूमिनस मतलब होता है लाइट से, ठीक है बेटा, बिल्कुल ये याद रख लीजिएगा, ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट से, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा 2 एडिशनल यूनिट्स और हैं।
ये दो एडिशनल यूनिट्स कौन सी है, बहुत ध्यान समझना। क्या मैंने कोई एंगल मेजरमेंट करने के लिए कोई यूनिट लिखी है क्या मैंने कोई एंगल मेजरमेंट करने के लिए कोई यूनिट लिखी है? नहीं लिखी है। इसका मतलब अगर कंसेप्ट आ गया एंगल मेजर करने के लिए क्या करनी पड़ेगी। सो दो यूनिट्स एडिशनल यूनिट्स आप वो लिख लीजिए, रिलेटेड विद एंगल से रिलेटेड है, ये एंगल्स मेजरमेंट से रिलेटेड है। एक एंगल होते हैं प्लेन एंगल, एक एंगल होते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब जो टू डायमेंशन होते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल ध्यान समझना, जैसे मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया कि इसके बीच में बताइए कितना एंगल है, जो एक सरफेस पे, एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हो। आपने पेपर पे कुछ चीज ड्रॉ कर दी है कि भाई इसमें बताइए कितना एंगल मौजूद है। सो ऐसे एंगल जो टू डायमेंशन है, जो किसी एक प्लेन एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जो किसी एक प्लेन में डोनेट किए थे, उन्हें कहा जाता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। डिग्री विग्री नहीं चलती, यहाँ पर क्या चलती है, रेडियन चलती है। तो प्लेन एंगल मेजरमेंट करने के लिए जो यूनिट होती है वो यूनिट कौन सी होती है, रेडियन होती है। ये चीज याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, ऐसी एक चीज होती है सॉलिड एंगल्स। ऐसी क्या होती है, सॉलिड एंगल्स होती है। सॉलिड एंगल मतलब ठोस, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्फीयर बॉल हो गया, एक सिलेंड्रिकल हो गया, जो 3D डायमेंशन है, जो एक्स वाई जेड 3 प्लेन में एग्जिस्ट करती है। कि भाई जैसे मेरे पास ये वाटर बोतल होगी, तो इस वाटर बोतल का बेस के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो इनको बोला था सॉलिड एंगल। जैसे सिलेंडर, स्फीयर, कोन, हेमिस्फीयर्स, इन सब में जो होती है, समझ में आ गया। तो इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है, उस यूनिट्स को आप लोग क्या बोलते हो, स्टीरेडियन, सिंपली ये बोलोगे। सो रेडियन और स्टीरेडियन दो एडिशनल यूनिट्स होती है, ये चीज आपको याद रखिए। सो हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर इन फिजिक्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर। एडिशनली दो एंगल्स के लिए होती है, प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्टीरेडियन। यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं क्लियर है, फटाफट बताइए। गॉट इट? यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं क्लियर है, फटाफट बताइए। कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, समझ गए? ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स में ये आ गए। अच्छा, अब आप लोग डिग्री भी पढ़ते थे, आप लोगों ने बहुत से पढ़े थे। ठीक है बेटा, सॉलिड एंगल के लिए स्टीरेडियन होती है, स्टीरेडियन लिखते हो, जैसे लेंथ मीटर मास लिखते हो, ऐसे स्टीरेडियन लिखते हो। ठीक है, क्लियर? अब आपने पढ़ा होगा कि डिग्री भी होती है। ठीक है, सर सॉलिड एंगल का एग्जांपल बता दीजिए। स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, ठीक है, सिलेंडर, जो 3 डायमेंशनल होती है एक्स वाई जेड में, ये याद। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अब ध्यान समझिएगा, अब हमें पढ़ना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियंस और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, ध्यान समझिएगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन होता है। पाई रेडियन में 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू यहां आप क्या लोगे, 3.14 भी ले सकते हो या 22/7 भी ले सकते हो, कुछ भी आप ले लीजिए, ये होता है। कहने का मतलब क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। क्वेश्चन कैसे आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेडियन में कुछ चीज गिवन है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आ गया 2 पाई रेडियन में कितने डिग्री हैं, कितने डिग्री होंगे, क्वेश्चन ये आ गया। सो भाई पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, ये चीज आपको मालूम है। तो इसका मतलब एक रेडियन में 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री होगी या नहीं होगी? हाँ कि ना भाई, इस पाई को नीचे लेकर चलूंगा, एक रेडियन में कितने होंगे, 2 पाई रेडियन में निकालने, यहां से भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी, तो यहां 2 पाई रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 बटे पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। पाई से पाई मार दिया, नहीं मार दिया, सो 180 गुना 2 कितना हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन आ गया, ऐसे रिलेशन आपको याद रखना। ऐसे क्वेश्चन और सपोज करो आ गया कि कन्वर्ट, क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, कन्वर्ट 90 डिग्री इनटू रेडियंस। क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, कन्वर्ट 90 डिग्री इनटू रेडियंस। तो आपको भी एक चीज पता है कि पाई रेडियन में इतनी डिग्री होती है, तो एक डिग्री में कितने हो गए, पाई रेडियन बटे 180, हाँ कि ना? ठीक है, तो 90 डिग्री, 90 यहां रखो, न्याय रखो, तो 90 डिग्री में कितने हो गए, 90 डिग्री में कितने रेडियन हो गए, पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 90। 0 से 0 मार दी, 9 1 9, 9 2 18, तो इसका मतलब 90 डिग्री में कितना हो गया, 90 डिग्री को आप पाई बाय 2 भी लिख सकते हो। कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्लियर है ना भाई? क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। साइड हो जाइएगा सर, वरना यहीं से गोली मार देंगे आपको, अनामिका कह रही है। ठीक है, जस्ट जोकिंग। चलिए नेक्स्ट। अब आपको पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नोट तो करने दो, लो करो भाई। मतलब एक रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अनुराग, एक रेडियन नहीं, पाई डिग्री। सिद्धार्थ ठाकुर कह रहे नोट तो करना है, करने दो हाथ जोड़ के। सर नहीं समझ में आया, समीक्षा दूसरे वाला। भाई 1 रुपए में 5 टॉफी आती है, तो 2 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, 10 आएंगी ना, वही तो किया है यार। पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री में क्या होगा भाई, मैं 1 करूंगा तो 180 नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। 1 डिग्री को पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 कर सकते हैं। 90 डिग्री में कितने, यहां भी 90 से यहां भी मल्टीप्लाई करिए, यहां भी करिए। सिंपल सा मैथमेटिक्स। 1 रुपए में 10 टॉफी आती है, तो 20 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, ये नहीं आता।
रेडियन क्या होता है? जैसे मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, ऐसे यूनिट होती है रेडियन। डिराइव्ड अभी बताऊंगा, रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ, डिराइव्ड पे अभी आया नहीं हूं। अब समझना आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। डिराइव्ड अभी बताया नहीं है भाई, अभी रुक जाओ, डिराइव्ड पे बाद में आएंगे, अभी रुक जाओ। एक रेडियन, कितने रेडियन होते हैं? एक रेडियन 180 बटे पाई, एक रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। एक रेडियन का मतलब कुछ नहीं होता, एक रेडियन कुछ नहीं है भाई, समझ रहे हो? लास्ट में क्या लिखे? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है पाई बाय 2 रेडियन। 90 डिग्री में पाई बाय 2 रेडियंस होते हैं। सर किस चीज का मेजरमेंट होता है रेडियन? पी एल ए एन ई, एंगल, प्लेन एंगल। जैसे मैंने, ये मेरे पास बोर्ड एक प्लेन है, इसमें मैंने ऐसे बोल दिया यहां इन दो के बीच में एंगल कितना बन रहा है। प्लेन एंगल मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बनते हैं, वो प्लेन, समतल, किसी प्लेन पर, समतल चीज पर बनाते हैं। आप फरस पर, मम्मी ने आपको चाय नहीं दी, फरस पर लेट गए टांग खोल के, तो आपकी टांगों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? आप फरस पर लेटे हो, प्लेन एंगल हो गया है। आप, ठीक है, आपको मम्मी ने चाय नहीं दी, आप ऐसे करके ऐसे खड़े हो गए हो, आप सलूट कर रहे हो, ऐसे करके ऐसे खड़े, कितना एंगल बन रहा है? ये प्लेन, ये सामने बन रहा है, ये एंगल। ठीक है, चलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं अब। ठीक है भाई, अब आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर। फिजिक्स के अंदर बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जैसे एक है CGS सिस्टम, एक है FPS सिस्टम, एक है MKS सिस्टम और एक है SI सिस्टम। 3 टाइप के सिस्टम्स होते हैं, बिल्कुल ये याद रख लीजिएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपके कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और SI सिस्टम। क्या होता है ध्यान से समझना। 3 चीज मैंने लिखी और तीनों चीजों का मतलब है। ये जो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन कॉलम मैं आपको दिखा रहा हूं, इनका कुछ ना कुछ मतलब है। ये वाला कॉलम किसके लिए है? लेंथ के लिए, L। ये वाला कॉलम किसके लिए? मास के लिए है। ये वाला कॉलम किसके लिए? टाइम के लिए, T से लिख रहा हूं, लेंथ मास टाइम, ऐसे ही LMT, ऐसे ही LMT, ये समझ लेना। सीजे सिस्टम में की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीजे सिस्टम के अंदर याद रख लेना, लेंथ हमेशा किस में मेजर होगी? ठीक है, सी से मतलब होता है सेंटीमीटर। सो सीजे सिस्टम में लेंथ हमेशा किससे मेजर होगी? सेंटीमीटर से मेजर होगी, सी से। मास जी किससे मेजर होगा? हमेशा ग्राम में मेजर होगा। टी सेकंड, एस सीजे सिस्टम में टाइम हमेशा सेकंड में मेजर होगा। दैट्स ऑल, इतनी चीज बस आपको याद रखनी। सो सीजे सिस्टम में लेंथ हमेशा मास में, मास हमेशा, सॉरी, लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में, मास हमेशा ग्राम में, टाइम हमेशा सेकंड में। एफपीएस सिस्टम की बात करोगे, सो एफपीएस सिस्टम की यदि हम लोग बात करते तो क्या होगा? एल लेंथ, एफ से मतलब क्या है? फुट में, एम मास, टी से मतलब क्या होता है? पाउंड्स में। ठीक है, टी टाइम, टाइम मतलब एस का मतलब क्या है? सेकंड में। सो एफपीएस सिस्टम में लेंथ हमेशा फुट में, मास हमेशा पाउंड्स में, टाइम हमेशा सेकंड में मेजर होगा। खत्म, काम खत्म। नेक्स्ट, एमके सिस्टम, लेंथ हमेशा मीटर में, ठीक है, मास हमेशा केजी में, किलोग्राम में, टाइम हमेशा सेकंड में मेजर होगी। ये एमके सिस्टम होता है। यही स्टैंडर्ड पैरामीटर में भी आपको लिखा था या नहीं लिखा था कि लेंथ हमेशा मीटर में, मास हमेशा केजी में, टाइम हमेशा सेकंड में लिखा था। अच्छा, एसआई सिस्टम स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम होता है। ये क्या है? स्टैंडर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड पैरामीटर भी क्या कहता है कि लेंथ हमेशा मीटर में होगी, मास हमेशा केजी में होगा, टाइम हमेशा सेकंड में होगी। यही कहता है, नहीं कहता है? इसका मतलब हम लोग फिजिक्स में जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं वो कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं? एसआई सिस्टम को एमके सिस्टम भी बोल सकते हैं। सो हम लोग इस सिस्टम को यूज करेंगे। हालांकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फोर्स के लिए सीजीएस यूनिट बताइए। फोर्स के लिए हम लोग एमकेएस या फिर एसआई यूनिट तो निकालेंगे। पेपर में क्वेश्चन का फोर्स के लिए सीजीएस यूनिट निकालिए, कैसे होगी? जहां आपको मीटर आएगा वहां सेंटीमीटर कर दीजिएगा, जहां मास में ग्राम होगा वहां किलोग्राम, किलोग्राम या ग्राम कर दीजिएगा। डेट्स ऑल। कराना क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दिखाऊंगा। पहले चीजें समझ में आ गई। हम लोग जो यूज करते हैं वो एमकेएस या फिर एसआई सिस्टम यूज करते हैं। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? यहां पे कोई समस्या? क्लियर? क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। पहले चीजें समझ में आ गई। हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? एमकेएस या फिर एसआई सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट जो चीज आपको पढ़नी है वो क्वांटिटीज पढ़नी है। हेडिंग डालिए क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्वांटिटीज। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर, एलबीएस क्या है? क्या एलबीएस? ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्या है? क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राशि के बारे में। फिजिक्स में क्वांटिटीज दो टाइप की होंगी, एक होगी स्केलर क्वांटिटी और एक होगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक होगी स्केलर क्वांटिटी और एक होगी वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चंस आते हैं, ये कांसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? पहले मैं जनरली इनकी स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। स्केलर क्वांटिटी वो होंगी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड्स, जिस पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड्स होगा। नो डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देंगी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शंस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगी, ऐसी क्वांटिटीज को आप लोग कौन सी क्वांटिटीज बोलोगे? स्केलर क्वांटिटीज बोलोगे। एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी इतनी चीज नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, क्या होगी? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ जिसके पास डायरेक्शंस भी होंगे, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कौन सी क्वांटिटीज बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी।
सो मैग्नीट्यूड्स भी है और डायरेक्शन भी है यदि हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ये याद रख लीजिएगा। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अगर आपके पास है तो वेक्टर क्वांटिटीज में आप लोग डालोगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले इतनी चीज छाप लीजिए, आप सबने छाप लो, अब समझिएगा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज को समझते हैं। मैंने बोला 5 मीटर, मैंने बोला 5 केजी, मैंने बोला 5 सेकंड, मैंने बोला कि इस मार्कर की लंबाई है 5 मीटर, मैंने बोला इसका वजन है 2 ग्राम, मैंने बोला इस मार्कर को यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लगी है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्या है ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 सो डॉट इंफिनिटी तक, ये होते हैं मैग्नीट्यूड। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यूज है। क्या मुझे डायरेक्शन के बारे में पता चला, मैंने बोल दिया 5 मीटर। 5 मीटर कहां, धरती में, मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर, कुछ डायरेक्शन पता, दिशा पता चली, नहीं पता चली। मैंने बोल दिया 5 केजी वजन है मेरा, 5 केजी वजन है, दिशा क्या है, कुछ पता चला, कहां पर वजन है, कुछ नहीं पता चला ना, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। नहीं पता चला ना मेरे को, नहीं पता चला। सर टेंसर क्वांटिटीज होती है ना, हाँ होती है, वो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाऊंगा शुभम, ठीक है, वो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाऊंगा, अभी इतनी चीज समझो, नेक्स्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे, टेंसर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बोला 50 केजी, कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। मैंने बोल दिया 5 सेकंड, 5 सेकंड सिर्फ टाइम है, कोई डायरेक्शन तो नहीं पता चली ना मुझे, नहीं पता चली ना, तो इसका मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती, उन क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैंने बोल दिया 5 मीटर नॉर्थ में, मैंने बोल दिया 5 मीटर नॉर्थ में, 5 मीटर वैल्यू नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने बोल दिया 50 केजी यहां पर, मैंने बोल दिया 5 सेकंड यहां पर, डायरेक्शन बता दी, मैंने कुछ भी चीज लगा दी कि 5 मीटर अप, 5 मीटर डाउन, 5 मीटर लेफ्ट, 5 मीटर राइट। अगर मैं साथ में डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर देता हूं, ऐसी क्वांटिटीज बेसिकली आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटीज बता। और इन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड है। सो ऐसी क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उनको वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जिन क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उनको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स भी हमें समझने हैं। मैं अभी एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, एग्जांपल्स लिख लीजिए। एग्जांपल जैसे टाइम, मास, डिस्टेंस, ठीक है, ये कुछ यूनिट्स लिख लीजिएगा। यहां पर एग्जांपल्स में आप लिख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, यहां पर एग्जांपल में आप लिख लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। अभी फिलहाल इतने एग्जांपल, आगे आगे एग्जांपल और आते रहेंगे, आप समझते जाओगे। क्लियर है भाई, इतनी चीज समझ में आ गई या नहीं, आगे फटाफट बताइए। क्लियर है भाई, इतनी चीज समझ में आ गया, कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक। सर एज को किसमें नापेंगे, एज इज अ हाइपोथेटिकल चीज, वो उसको फिजिक्स में कुछ नहीं नापोगे। एज को किसमें, टाइम में नापोगे और किसमें नापोगे एज को, 5 साल डिस्टेंस की टाइम में, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अब हेडिंग डालिए डिस्टेंस, हिंदी में से कहा जाता है दूरी। मैं यहां से चला, ऐसे गया, 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 यहां गया, 1 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे चला, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे चला। तो डिस्टेंस क्या होता है भाई, आप कहीं से भी जब चले हो, समझ रहे हो, बिल्कुल ध्यान से समझना। सर फंडामेंटल स्केलर को सेम हो सकती है क्या, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट स्केलर होती है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट्स ऐसे नहीं बोल सकते कि स्केलर भी होगी, चेंज भी हो सकती है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है, करंट को हालांकि टेंसर क्वांटिटी में डालते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, करंट उसमें एक्सेप्शन आ जाता है, करंट टेंसर क्वांटिटीज में चला जाता है, ठीक है बेटा, क्लियर, ये समझ लीजिएगा, ऐसे नहीं बोल सकते आप समीर, ठीक है, टेंसर में चलाता है करंट। डिस्टेंस क्या होता है, आप एक कदम आगे चले, फिर लेफ्ट चले, फिर राइट चले, फिर पीछे चले, मतलब आप कहीं पर भी चले हो। तो कोई पूछा आपने टोटल डिस्टेंस कितना चले, चाहे आप लेफ्ट चले हो, चाहे आप राइट चले हो, चाहे आप कहीं पर भी चले हो, तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस में आप पॉजिटिव करते हो, सब कुछ जोड़ते हो, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे बंदूक की तरह कैसे भी लपचो, कैसे भी करो, वो सब आपको यहां पर करना है, ठीक है, बिल्कुल जैसे ब्राउनियन मूवमेंट हो गया। सो 1 2 4 5 7 8 10 12 11 और 2 13 13 किलोमीटर हो गए। तो डिस्टेंस क्या था, दूरी, मतलब आप कहीं पर भी किसी पॉइंट से आप चलना स्टार्ट हुआ, कहीं तक आप आगे तक जा रहे हो, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी आप गए, सब चीज आप ऐड करोगे। 1 और 1 2 2 2 4 4 1 5 5 और 2 7 7 और 1 8 8 8 और 2 10 10 और 1 11 11 और 2 13, समझ में आ गया। सो डिस्टेंस में ईच एंड एवरी स्टेप क्या होता है, ऐड होता है। भले ही आप लेफ्ट गए हो, भले ही आप राइट गए हो, भले ही आप टॉप गए हो, भले ही आप डाउन गए हो, कहीं पर भी आप गए हो, मुझे ये सब चीजें ऐड करनी पड़ेगी। यहां पर मुझे कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ये तो हो गया सिंपल सा डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट होगी भाई मीटर। कौन सी यूनिट है ये मीटर, तो आप बोलोगे एसआई यूनिट है या फिर एमकेएस यूनिट है। ऐसे डिस्टेंस की अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। डिस्टेंस क्लियर, सीधा सीधा सा कांसेप्ट है, ठीक है। हाँ वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आ रही तो वही डिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया, क्लियर। सो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ जो आपने कवर किया है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, आप इसको लिख दीजिएगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड, जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया है। और एक्चुअल पाथ में क्या है, ये सब चीजें, अप डाउन लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब कुछ, समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो चीज है वो है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में से कहा जाता है विस्थापन, ठीक है भाई, हिंदी में से क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, ये आपका घर है, यहां पर आपका ऑफिस है, आपको घर से यहां जाना है, मतलब ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पर जाना है, या ए पॉइंट से आपको इस सी पॉइंट पर जाना है। आप कैसे गए, पहले आप ए से बी पर आए, फिर आप बी से सी पर गए, ठीक है।
ए से बी मान लीजिए कितने मीटर का है, 4 मीटर का है। बी से सी मान लीजिए कितने मीटर का है, 3 मीटर का है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो आपका यदि मैं टोटल डिस्टेंस पूछूं, एक्चुअल पाथ आपसे पूछूं, तो क्या हो गया भाई, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 और 3 7 हो गया। हो गया या नहीं हो गया, हो गया। अच्छा, तो डिस्टेंस तो आपने 7 मीटर ट्रेवल कर लिया है, लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट रास्ता क्या दिखाई दे रहा है, यार यही तो रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है, बिल्कुल है यार। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसके हिसाब से कितना आएगा, 5 मीटर। पहले कितना आता, 7 मीटर। 5 छोटा है, 7 छोटा है, 5 छोटा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया, 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट या फिर MKS यूनिट की यदि मैं बात करूं तो वो क्या होगी, मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं CGS यूनिट की बात करूं तो वो क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। अच्छा, अभी मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सर कैसे बोल दिया आपने, वेक्टर क्वांटिटी है। सर अच्छा, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड है। सर डायरेक्शन का समझ में आया, डेफिनेशन पढ़ो। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में, यही इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपको क्या बता रहा है, यही तो डायरेक्शन बता रहा है। ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपको डायरेक्शन बता रहा है कि यार जिस पॉइंट से भी आपने स्टार्ट किया, जिस पॉइंट पर भी आपने खत्म किया, उसके बीच में सबसे छोटा रास्ता। यही वर्ड तो आपको डायरेक्शन बता रहा है या नहीं बता रहा है, समझ में आया नहीं आया, यही तो आपको डायरेक्शन बता रहा है या नहीं बता रहा है, यस और नो, यही आपको डायरेक्शन बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो दैट्स व्हाई ए से सी के बीच में 5 मीटर है, इसीलिए यहां पर हमें डायरेक्शन भी पता चली है, यहां पर डायरेक्शन भी पता चली, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। 5 मीटर कैसे आया, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई कैसे आया, इसके लिए तो मुझे हिमालय पे जाना पड़ेगा। कैसे आया, कैसे आ गया, सच्ची मुझे भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम कैसे आया। इसके लिए तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम बना है या नहीं बना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर है। ओटी वाले गधो नालायको निठल्लो बेशर्मो, ओटी वाले हो तो ये बेसिक क्लास में 6ठी 7वीं 8वीं में नहीं पढ़ा था है? मेरे अधिकार में होता ना, मेरे सामने तो तुम्हारी सांसें खींच लेता। ये नहीं पता तुम्हें कैसे आगे 5 मीटर, सांसें खींच लेता तुम्हारी। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए। अच्छा, यहां तक चीजें क्लियर हो गई सभी को, कोई समस्या कोई दिक्कत, इतनी चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज क्या होती है, स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है बेटा, स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंटली, फिजिक्स आपको तब सिंपल होगी, फिजिक्स में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर फिजिक्स में आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आपकी फिजिक्स कैसे सोल्व होगी, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूलेज अगर आपको याद हो। ठीक है, कैसे करना वो भी आपस में होगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी सर, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पीड की SI यूनिट या फिर MKS यूनिट बताइए क्या होगी। तो देखिए फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला जैसे बोल रहा है वैसे करिए। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस की SI सिस्टम या फिर MKS सिस्टम में यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। टाइम के अंदर यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। इसका मतलब स्पीड की यूनिट क्या हो गई है, मीटर पर सेकंड हो गई। ये किसके हिसाब से है, ये SI सिस्टम के हिसाब से। अगर यही मैं बोल दूं कि CJ सिस्टम के हिसाब से बताइए तो भाई मीटर की जगह क्या कर दोगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड। दैट्स ऑल। अगर ध्यान रखना फॉर्मूले में अगर आपको एक स्केलर क्वांटिटी दिख जाए, समझ रहे हो, ध्यान समझना, तो ये भी स्केलर ये भी स्केलर, फॉर्मूले में अगर दोनों क्वांटिटी स्केलर है तो स्केलर ही आंसर आएगा। ये डिस्टेंस कैसी है, स्केलर है, टाइम भी कैसी है, स्केलर है, तो इसका मतलब स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी, ये याद रख लीजिएगा। सो स्पीड भी कैसी है, स्केलर है, क्योंकि ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो ये भी स्केलर बन जाएगी, ये भी स्केलर होगी। समझ आ गया। अच्छा, स्पीड के जैसा ही मिलता जुलता एक परिंदा और है, और उस परिंदे का नाम क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है सर, वाई अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम। बेटा SI सिस्टम में लेंथ हमेशा मीटर में नपती है, मास हमेशा केजी में नपता है, और टाइम हमेशा सेकंड में नपती है। SI सिस्टम को ही MKS सिस्टम बोलते हैं बेटा, बताया था ना, इसीलिए। और CJ सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड में। ठीक है, समझ में आया, इसीलिए सनी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंटली समझना। ठीक है सर, CJ एंड MKS क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट है। शुरू से लेक्चर स्टार्ट करो बेटा, वहां से पढ़ो, तुमसे ना हो पाएगा, पढ़ा दिया हमने। CJ और MKS सिस्टम क्या होते हैं, टाइम वेस्ट ना करो। ठीक है, क्लियर। वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, V से लिखते हैं। फिजिक्स में चेंज को डेल्टा से शो करते हैं, या ऐसे शो करते हैं, या D बाई ऐसे करते हैं, D बाई D की फॉर्म में। ऊपर D में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में हमेशा डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, ऐसे स्मॉल छोटा एस बनाना है, ऐसे। सो DS टाइम को बाई DT, तो या कैसे लिखोगे इसको,
डेल्टा एस बाई डेल्टा टी या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी या डी एस बाई डी टी। ये डी डेल्टा इसका मतलब है चेंज। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। याद रख लेना, वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए जैसे डिस्प्लेसमेंट था, इसके ऊपर ऐसे एरो लगाया जाता है। अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर आपको इस तरीके से एरो लगा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर। ये तीर कमांड शो करता है कि वो क्वांटिटी वेक्टर है। इसका मतलब इसके ऊपर मैं एरो लिख सकता हूं, इसका मतलब एरो लिख सकता हूं, इसका मतलब एरो लिख सकता हूं। समझ में? टाइम स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो नहीं लिख सकता हूं। समझ में? वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए एरो का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से लिखा जाता है। फॉर्मूले में अगर आपको एक भी वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए तो ओवरऑल फॉर्मूला ये भी वेक्टर बन जाएगा, ये भी वेक्टर बन जाएगा। एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। और मैंने आपको फॉर्मूले में एग्जांपल में वेक्टर लिखा था, इसका मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया समझ में? इसको भी समझाता हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से लिखते हैं, स्मॉल एस लिख दिया। चेंज को ट्रायंगल्स डी बाई डी टी की फॉर्म लिखते हैं। जैसे ट्रायंगल में डेल्टा एस, टाइम को सेकंड से, डेल्टा से डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डी का डी एस बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी शो करने के लिए एरो, तो एरो लगा दिया। फॉर्मूले में एक भी वेक्टर क्वांटिटी तो ओवरऑल फॉर्मूला भी वेक्टर। सो वेलोसिटी को v से लिखा था तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी बन गई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वेक्टर क्वांटिटी बन गई। अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की यूनिट एसआई सिस्टम या फिर एमके सिस्टम में अगर मैं बात करता हूं, यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है भाई? फटाफट मुझे बताइए, मीटर होती है या नहीं होती है? तो देखो, वेलोसिटी यूनिट क्या लिख दी? मीटर लिख दी। टाइम सेकंड में, तो इसका मतलब वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या हो गई है? मीटर पर सेकंड हो गई है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सीजे सिस्टम में वेलोसिटी यूनिट लिखूंगा तो मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट भाई, आज की क्लास बेस है, समझ लीजिएगा, आज की क्लास बेस है। सर टाइम को 4 डायमेंशन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हो। क्लियर भाई? ठीक है, वेलोसिटी को और अच्छे से समझो, वेलोसिटी को और अच्छे से समझो। मेरे पास एक बक्सा रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, ये ए पोजीशन पर रखा हुआ है। ए पोजीशन कैसी है इसकी? रेस्ट पोजीशन है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? विराम। विराम, रेस्ट पोजीशन फिजिक्स में क्या बोला जाता है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सर ये सब हमने इंडिया में पढ़ा है, बिल्कुल बेटा वही सब है। ठीक है, ये बेसिक है। रेस्ट पोजीशन क्या होती है? विराम अवस्था। जब कोई चीज नहीं चलती है, मैं खड़ा हूं, आदि अनंत काल तक मैं इसी जगह पर खड़ा रहूं तो मैं रेस्ट पोजीशन पे हूं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सर डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हो भी सकता है, इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, समझ लो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है उज्जवल, आएंगे उस पर भी आएंगे। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ आएंगे, आएंगे, वो क्वेश्चन सभी कराऊंगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज्यादा होता है, जीरो के बराबर होता है, वो सब कुछ अभी कराएंगे। ठीक है, क्लियर की चीज? रेस्ट पोजीशन, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। रेस्ट पोजीशन का मतलब ये है मैं इसी जगह पर खड़ा रहूं आदि अनंत काल तक, मैं नहीं चल रहा हूं। तो जब मैं रेस्ट पोजीशन पर हूं तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0 मीटर पर सेकंड हो गई है। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम इंटरवल, सपोज करो कुछ समय बाद, कुछ समय बाद सपोज करो ये बॉक्स यहां पर आ गया। कितने समय के बाद? आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद ये बॉक्स यहां पर आ गया। किसने इसको धक्का दे दिया, उठाकर यहां कर दिया। जब ये यहां से यहां गया तो ये किस में आ गया? मोशन में आ गया या नहीं आ गया? ये गति में आ गया या नहीं आ गया? तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? सपोज करो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी नहीं पता। अब ये कौन से क्वेश्चन पे आ गया? बी क्वेश्चन पे। ए से जब ये बी गया तो यहां से यहां जाने में इसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10। ये क्या? एस है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? अब यहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज कैसे निकाला जाता है? मतलब ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब ये चल नहीं रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 मीटर है या नहीं है? ये 10 मीटर क्या? ये S2 सेकेंडरी मोशन में आने के बाद डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। अब मुझे V2 निकालनी है। V1 क्या है? पहली वेलोसिटी, रेस्ट पर वेलोसिटी है। V1 रेस्ट पर थी, S1 जब चल नहीं रहा था तो 0 मीटर। कुछ समय बाद 5 सेकंड के बाद जब ये यहां से यहां चला गया, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, मतलब S2 की वैल्यू 10 हो गई है। मुझे V2 निकालना है। चेंज कैसे निकालते हो? आपके एग्जामिनेशन में सपोज करो मैथ में पहले पेपर में 80 नंबर आए थे, दूसरे पेपर में 90 नंबर आए, तो 80 से 90 जब आप गए हो तो कितना चेंज हुआ है? 90 माइनस 80 करते हो या नहीं करते हो? चेंज क्या करते हो? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। पहले आपके 80 नंबर आए थे, अब आपके नंबर का अंतर आया। कितने नंबर का चेंज आया? कितने नंबर का परिवर्तन आया? कितने नंबर का है बेटा? 90 माइनस 80, 10 नंबर का है। तो मुझे चेंज कैसे निकालूंगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा? S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। जब ये चल नहीं रहा है तो टाइम कितना है? 0 है। S2 कितना हो गया? 10। S1 कितना था? 0। टाइम T2 कितना हो गया? 5 सेकंड। T2 कितना हो गया? 5। T1 कितना था? 0। तो कितना आया? 10/5। 10/5 का मतलब 2 मीटर पर सेकंड। तो चेंज का मतलब समझ में आया? ये चेंज का मतलब क्या है? हाँ कि ना? चेंज का मतलब समझ में आया ही नहीं है? फटाफट बताइए। चेंज का मतलब समझ में आया ही नहीं है?
फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है भाई? चेंज का मतलब क्या है? ठीक है, चलिए अब आइए डिराइव्ड यूनिट्स पर। सर डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? वे यूनिट, दोज यूनिट्स which are formed through two or more fundamental units। वे यूनिट्स जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को आपस में ज्वाइन कर बनती है। ठीक है सर, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड वेलोसिटी में सन्नी बेन वाला अभी क्या किया बेटा? चेंज निकालते हैं। व्हाट डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं, स्पीड में डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। स्पीड स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यही डिफरेंस है बेटा। ठीक है क्लियर? उसमें परिवर्तन देखते हैं वेलोसिटी में, उसमें नहीं देखते, उसमें एक्चुअल देखते हैं। जब दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट को आप ज्वाइन करके लिख देते हो, ठीक है सर, दोनों को काउंट करना होता है क्या? दोनों का मतलब चेंज, मतलब यार उन दोनों में माइनस करते हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गए हो तो कितना चेंज हुआ? पहले क्या थी उसकी लास्ट में क्या थी? फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। अभी एग्जांपल देना बेटा। सो दो या दो से ज्यादा यूनिट को आपस में ज्वाइन कर जो चीज यूनिट बनती है उस यूनिट को कौन सी यूनिट्स बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। एग्जांपल सर समझ में नहीं आया, अभी आ जाएगा। एग्जांपल, आपने अभी स्पीड लिखा था, स्पीड की यूनिट क्या लिखी थी? मीटर प्रति सेकंड। आपने अभी वेलोसिटी लिखा, वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकंड। कितनी फंडामेंटल यूनिट आई है इसमें? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। कितनी फंडामेंटल यूनिट्स आई है? सर पॉइंट्स एलबीएस में कैलकुलेट करते हैं ना? हाँ, लैब्स में कन्वर्ट करते हैं, वो अमेरिकन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाती है बेटा। ठीक है, एक पॉइंट के अंदर लगभग 450 ग्राम होते हैं। 1 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली 450 ग्राम। कितनी फंडामेंटल यूनिट आई है? एक और दो। दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट को आपस में लिखना, चाहे मल्टीप्लाई के थ्रू लिख दो चाहे डिवाइड के थ्रू। कैसे? चाहे उन यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, चाहे उन यूनिट्स को आपस में डिवाइड कर दो। यहाँ डिवाइड किया है, दो फंडामेंटल यूनिट को डिवाइड किया है, या दो फंडामेंटल यूनिट को डिवाइड किया है। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड कैसी है? डिराइव्ड है। मीटर पर सेकंड कैसी है? डिराइव्ड यूनिट से। समझ में आया नहीं आया? फटाफट वही बोला मैंने बेटा, 450 ग्राम, 450 ग्राम मैंने बोला है। क्लियर और नॉट? यस और नॉट? सो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को आपस में कर दोगे बेटा, उन यूनिट्स को कौन सी यूनिट्स बोला जाता है? डिराइव्ड यूनिट्स बोला जाता है। फाइन, अंडरस्टूड? क्लियर सभी को? सर जर्क का यूनिट क्या होगा भाई? सब आएंगे आगे, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। सर कैन वी ऑब्जर्व मोशन थ्रू वेलोसिटी? हाँ देख सकते हो भाई। ये माइक चेंज करो। हेलो, पोकेमोन देख रहा है, छोटा भीम देख रहा है, माइक चेंज करो, दूसरा माइक दो। आवाज आ रही है बार बार, माइक चेंज कर दो, दूसरा माइक दे दो। अपने लौंडे लड़के को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कहीं पर भी। धरती फाड़ के आसमान कर देंगे अगर प्रॉब्लम आ गई इनको। सो रहा था, शक्ल दिखाओ इसकी। अब आ रही आवाज? नहीं, बच्चों को कम आवाज आ रही थी, लैग कर रही थी बीच में, कट कट के जा रही थी। अब आ रही है? सर कार का एग्जांपल भैया, ये कार ही तो है बेटा, ये कार ही थी, ये समझ लो, ये कार पहले पोजीशन पे थी, रेस्ट पे थी, फिर थोड़ी देर बाद चली यहां चली गई, ये कार ही समझ लो डब्बे को। ठीक है, अब ठीक है, क्लियर? चलिए, डिराइव्ड यूनिट समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट लिखिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? दोबारा हिंदी में इसको बोलते हैं, इसको समझिएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को समझिएगा। एक्सेलरेशन को लिखा जाता है स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन क्या स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी अभी करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ढंग से समझिएगा, ढंग से समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ढंग से समझिएगा। ये एक कार है, सपोज करो आर्मी की कार है, जिप्सी है भाई ये। ठीक है, अपनी कार है आर्मी की। ये अभी रेस्ट पोजीशन पर है, रेस्ट पर है तो डिस्प्लेसमेंट S1 0, वेलोसिटी V1 0, टाइम T1 0, रेस्ट पोजीशन पर। किस पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर है। कुछ समय के बाद ये बी पॉइंट पर आ गई और ये कार यहां आ गई। ठीक है, क्लियर? यहां से यहां जाने में सपोज करो इसको डिस्प्लेसमेंट S2 लगा, 10 मीटर लगा। ठीक है, यहां से यहां जाने में टाइम 2 सपोज करो 5 सेकंड इसको लगी। ठीक है बेटा, क्लियर? तो V2 कितना हो जाएगा? V2 2 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मुझे क्या करना है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। V2 कितना हो गया? 2। ठीक है, 2। V1 कितना है? 0। T2 कितना है? 5। T1 कितना है? 0। सो 5 माइनस 0 लगभग 2/5। यही आया नहीं आया? कैलकुलेशन देख लेना, 2/5। ये आ गया? आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। अब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी मुझे समझनी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? चलो अब इस एक्सेलरेशन की यूनिट देखते हैं भाई। तो यूनिट समझो भाई, सबसे पहले एसआई सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम में यूनिट समझो। फॉर्मूला याद होगा यूनिट बना दोगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा यूनिट नहीं बना पाओगे।
फॉर्मूला याद होगा यूनिट बना दोगे, फॉर्मूला याद नहीं होगा यूनिट नहीं बना पाओगे। वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, लिख दिया। टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ठीक है, सेकंड लिख दिया। ओटीए वालों, आप लोग क्या करना है? ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूं। बहुत से बच्चे ओटी वाले नहीं, आईएमए वाले भी सेकंड से सेकंड काट देंगे और आंसर आ गया मीटर, और फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और बोलेंगे दिखा, सॉल्व कर दिया। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कुछ भी नहीं था। सेकंड से सेकंड काटा, आंसर आ गया मीटर। ऐसे करना है, ऐसे कर देता हूं मैं, मेरा मैथ ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग है, समझ में आया? ऐसे करना है। गधो, नालायको, निठल्लो, बेशर्मो, कैंसिल नहीं होता है ऐसे। मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, ये सेकंड ऊपर इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, क्लियर? ये सेकंड ऊपर इसके साथ चला जाएगा, तो यहां क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गई है, ठीक है, क्लियर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, समझ में आया नहीं आया? तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे कटता नहीं है। और अगर इसी की यूनिट मुझे सीजीएस सिस्टम में मुझे बतानी हो, सीजीएस में क्या है? बस कुछ नहीं, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, तो यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दूंगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा, अब ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? फॉर्मूले में एक भी वेक्टर क्वांटिटी जाए, वेक्टर बन जाएगा। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। इसके ऊपर एरो है, टाइम स्केलर है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी रहेगी? वेक्टर। तो ये भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट बताइए, यस और नो, क्लियर और नॉट, हाँ कि ना, फटाफट बताइए, यस और नो। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, एक्सेलरेशन आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। सर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होते हैं? वो भी कराएंगे बेटा, एक रेस्पेक्ट के साथ, मतलब आप इस क्वेश्चन पे दूसरे क्वेश्चन पे चले गए तो उस पॉइंट की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो? वो पढ़ाएंगे, उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो भी आगे आएगा, कल की क्लास में करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी वाला। सर 2/5 का एग्जैक्ट नंबर क्या? 0.4। 2/5 का एग्जैक्ट नंबर क्या है? करके दिखाता हूं। 2/5 का सर एग्जैक्ट नंबर क्या है? जो न्यूमरेटर में होती है उसको ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं 2, जो डिनोमिनेटर में होती है उसको ऐसे लिखते हैं। 5 का टेबल पढ़ना, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20, नहीं कट रहा, तो पॉइंट लगाओ और 0 लगा दो। हाँ, 5 का टेबल पढ़ो, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20, 0.4 20, हाँ, फिर 20 लिखो, ऐसे लिखो, 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा 20 कर दिया, 20 में से 20 माइनस करना है, फिर ऐसे लेना है, ऐसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कर दिया, 0 आंसर है। ठीक है, ठीक है ना सर? इसे भी डिस्टेंस हुआ है, लेकिन हम उसे, यार कोई बच्चे का डाउट है वो तो पढ़ने दो, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेट वर्ड क्या है? सर फिजिकल क्वांटिटीज के सारी डायमेंशंस करनी है क्या? नहीं, सारी नहीं करनी, जितनी मैं आपको लिखा रहा हूं उतनी पढ़ना, फालतू ज्यादा नहीं करना है, ठीक है, क्लियर, ध्यान समझना। एक्सेलरेट का मतलब आपकी गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल होगी, कार होगी, कुछ भी होगी, आप उसके कान ऐंठते हो या नहीं ऐंठते हो? ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, उसके आप इस तरह से कान ऐंठते हो या नहीं ऐंठते हो? एक्सेलरेट का मतलब होता है चेंज करना, एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन पोजीशन, ध्यान से समझना, इसका मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, मतलब अगर स्पीड बढ़ रही होगी, एक्सेलरेट करना, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, लेकिन हमसे डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं? सर इससे भी तो डिस्टेंस है, हुआ है, लेकिन इससे भी डिस्प्लेसमेंट में बेटा स्वामीनाथन क्या लिखा था? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए से बी सबसे छोटा रास्ता था या नहीं था? ए से सी तक सबसे छोटा रास्ता था या नहीं था? वो शॉर्टेस्ट पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वही अपने आप में डायरेक्शन बता रहा है, समझ रहे हो? इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट बोला गया। डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता, यार ए से बी गए, बी से सी गए 7 मीटर था, ए से सी जा रहे तो 5 मीटर है ना, सबसे छोटा रास्ता है ना, वही, समझ में आ गया नहीं आ गया? इसलिए तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? चेंज इन पोजीशन, इंक्रीज, अगर स्पीड इंक्रीज होगी उसको बोला था एक्सेलरेट, उसको बोला था एक्सेलरेट। तो देखो 0 थी, अब कितनी हो गई? 2, तो ये एक्सेलरेट हुआ, कान ऐंठते हो उसको, ठीक है, घूम करके करते हो और कहीं फोड़ देते हो दूसरे का, एक्सेलरेट हो गया। इसी का यदि हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, डीएक्सेलरेट या रिटार्डेशन, इसी का उल्टा होता है बेटा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड का या वेलोसिटी, आप ऐसे लिख लीजिए, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का घटना। आप चला रहे थे, आपने अचानक से ब्रेक लगा दिया, यू आर जस्ट डीएक्सेलरेट, आप रिटार्ड हुए हो। तो रिटार्डेशन को शो कैसे किया जाता है? अगर मैंने लिख दिया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये माइनस वर्ड ही मुझे शो कर रहा है कि ये मेरी रिटार्डेशन है। अगर मैंने लिख दिया +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये प्लस मुझे बता रहा है ये मेरी एक्सेलरेशन है। तो रिटार्डेशन समझ में आया? घटना, ब्रेक के टाइम पीरियड पे, समझे या नहीं समझे? समझे या नहीं समझे?
क्लियर भाई? ठीक है भाई? हाँ, इफ मींस एक्सेलरेशन इज जीरो देन स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी जीरो। बिल्कुल बेटा, जीरो भी हो सकती है, टाइम इंफिनिटी भी हो सकता है, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी जीरो होती है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड में डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है सर, रिवर्स गियर में स्पीड या वेलोसिटी बढ़ाएंगे, रिवर्स गियर में बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन, जिस पोजीशन से पीछे जा रहे हो। अगर आप 50 किलोमीटर से भाई जब आप पीछे जाओगे, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे रेस्ट में तो आओगे। कैसे करते हो? एकदम से कार चला रहे हो, एकदम से पीछे का मार के पीछे भाग जाती है गाड़ी, नहीं जाती। फॉर द मिली सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम आप रेस्ट पर आते हो। एकदम से आपने करा बैक का गियर, बैक का वो गियर लगा पीछे आती है, तो किसी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे जीरो पे आती है, फिर पीछे जाती है। बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन, घटेगी तो रिटार्डेशन। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज अब बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझनी है। एक चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। एक चीज आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। पहले चीज समझाता हूं, फोर्स समझाता हूं, इसी के यहीं से यूज होगा। फोर्स क्या होती है समझना। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फोर्स क्या होती है। और अब जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा, डायरेक्शन भी बताना है ना सर, वो डायरेक्शन बताओगे, पीछे डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, रिटार्ड हो रही है, किस डायरेक्शन में हो रही है, वो नॉर्मली आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो ऑलरेडी डायरेक्शन अपने आप ही आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर? भाई एक आदमी है वो थम्स डाउन कर रहा है, करते रहे, अपन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो आ जाओ, फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सिंपली कॉल्ड एज फोर्स। किसी चीज को उठाना या धक्का लगाना, समझ में? उसको सिंपली आप लोग क्या बोलते हो? फोर्स बोलते हो। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सिंपली कॉल्ड एज द फोर्स। समझ में? किसी चीज को पुश करना या पुल करना, ठीक है, उसको कहा जाता है फोर्स, कहा जाता है। पुश एंड पुल ऑन एन बॉडी सिंपली कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन हुआ तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है ना सर? हाँ जी बेटा, बिल्कुल हो सकती है। कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सो पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज सिंपली कॉल्ड एज द फोर्स। ठीक है, अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से समझना। ये किसी ए पोजीशन पर रखा हुआ है और अभी ये क्या है? इस पोजीशन पे रखा है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है m kg का। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा, मैं यहां से पुश और पुल कर रहा हूं, मतलब एक फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स की वैल्यू क्या है? F है। ठीक है, कुछ समय के बाद ये बॉक्स, जैसे मैंने फोर्स लगाई, ये बॉक्स यहां से उठकर इस बी पोजीशन पर आ गया। किस पोजीशन पर आ गया? बी पोजीशन पर आ गया। जब ये बी पोजीशन पर आया भाई, इसका मास तो यही रहेगा ना, मास थोड़ी ना चेंज होगा, तो m kg ही रहेगा या नहीं रहेगा? हालांकि ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा। एस मीटर ये ट्रेवल कर लेगा या नहीं कर लेगा? बिल्कुल। यहां पर टाइम मान लीजिए 0 सेकंड पर रखा था, या कुछ सेकंड के बाद टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड के बाद ये यहां से यहां पहुंच जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाई, ये ऑब्जेक्ट उठकर यहां से यहां आ गया। मेरी जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगी? कौन सी ऐसी चीज है जिस पर मेरी फोर्स डिपेंड कर रही है? इस वजन पर डिपेंड कर रही है। अगर मेरे सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो हल्का है और उससे मैंने फोर्स लगाई, तो हल्का ऑब्जेक्ट जल्दी वहां चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? हल्के ऑब्जेक्ट के लिए ताकत भी कैसे लगाऊंगा मैं? कम लगाऊंगा, लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? सर कांस्टेंट वेलोसिटी पे तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। हाँ जी बेटा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सूरज सही बोल रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट मेरा हल्का है तो मैं ताकत भी कम लगाऊंगा। कम ताकत में कम वजन वाला ऑब्जेक्ट तो कम ताकत कम फोर्स लगाऊंगा। ज्यादा वजन वाला ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें ताकत भी ज्यादा लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा? बिल्कुल लगाऊंगा। तो मुझे एक चीज पता चल गई यहां से, क्या पता चल गई? कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। फोर्स क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। बिल्कुल ध्यान से समझना। फ्रिक्शन ग्रेविटी कहां गई? घास खाने गई, हटा दी मैंने फ्रिक्शन ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो मास भी ज्यादा होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। कम मास पर कम ताकत, ज्यादा मास पर ज्यादा ताकत। अगर फिजिक्स में कोई चीज ऐसे आमने सामने लिखते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। कहने का मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समझ में आया या नहीं आया? सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, का मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, बी घटेगा तो ये भी घटेगा, ये मतलब होता है। क्लियर हो गया भाई? समझ में आ गया या नहीं आ गया? समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, इसने अपनी पोजीशन चेंज की है या नहीं की है? जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया है तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की है या नहीं की है? पोजीशन चेंज हुई है या नहीं हुई? हाँ सर, पोजीशन चेंज हुई है। और पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या होता है? पोजीशन चेंज होने का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ गई हो, किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ गई हो। यही होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से यहां गया, पोजीशन चेंज हो तो उसमें एक्सेलरेशन भी आई है। एक्सेलरेशन कितनी आई होगी? ए आई होगी। अच्छा, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा ताकत लगाऊंगा, बहुत जोर से धक्का दिया, वो दीवार फाड़ के पड़ोसी के घर में घुस जाएगा, नहीं घुस जाएगा? उस बंदे की एक्सेलरेशन भी कैसे हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और अगर किसी बंदे को मैं बस हल्के से ऐसे टच करूंगा, प्यार से, वो प्यार से ही आगे जाएगा। कम ताकत कम एक्सेलरेशन, ज्यादा ताकत ज्यादा एक्सेलरेशन। हाँ कि ना? बिल्कुल सही। जैसे आपने कान ज्यादा ऐंठ दिए स्कूटी के, ठीक है, कान आपने ज्यादा ऐंठ दिए स्कूटी के, समझ में आया नहीं? आपने कान ज्यादा ऐंठ दिए स्कूटी के, तो एकदम से आगे पैर उठा के चलते हो और आप पड़ोसी की दीवार तोड़ देते हो, नहीं तोड़ देते हो? आप प्यार से उसके कान ऐंठते हो, धीरे धीरे चलती है। तो दूसरा रिलेशन मुझे क्या मिल गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। हाँ कि ना? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन हुआ या नहीं हुआ? इसके बीच में भी कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों के दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है या नहीं है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? सर वाई नॉट डिस्प्लेसमेंट? फोर्स पे यहां पर रिलेशन डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, मतलब चेंज इन पोजीशन। भाई मेन फैक्टर क्या है यार? एक्सेलरेशन है ना। डिस्प्लेसमेंट हटा दो, आप इसको एक्सेलरेशन को फिर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। एक्सेलरेशन डिस्प्लेस वेलोसिटी से बना है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बना है, ये चेंज कर दो। इस एक्सेलरेशन के अंदर ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट है,
इस एक्सेलरेशन के अंदर ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है वो सब चीजें, वो चीज मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एक्सेलरेशन में ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों को कंबाइन कर मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डॉट a, ये दोनों मल्टीप्लाई में m डॉट a आ गया। अब मुझे क्या करना है, फिजिक्स में इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इक्वल टू बनाना होता है। फिजिक्स में इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इक्वल टू बनाना होता है। जब कभी भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर इक्वल टू लगाना होता है, हम किसी कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये रूल याद मैंने आपको पहले बताया था केमिस्ट्री में। और इक्वल टू हटाकर प्रोपोर्शनलिटी बनाना तो कांस्टेंट को हटाना पड़ता है। तो प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल टू बनाना है, तो मैंने यहां पर f इज इक्वल टू k डॉट m डॉट a लिख दिया, और यहां पर लिख दिया k की वैल्यू 1 है, और k को मैंने क्या मान लिया कि ये कांस्टेंट है, सीधा 1 कांस्टेंट मान लिया। तो यहां से मुझे फार्मूला क्या बन गया, फोर्स इज इक्वल टू m डॉट a। यही फार्मूला होता है फोर्स का। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब ये फोर्स स्केलर है या वेक्टर है, फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, जब दो चीजें लिखी होती है, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई में चाहे डिवाइड में, अगर एक भी वेक्टर आ गया तो वेक्टर बन जाता है। मास कैसा बेटा, स्केलर था भी बताया था। एक्सेलरेशन कैसा है, वेक्टर है, तो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, वेक्टर बन जाएगी। तो इसका मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। अब फोर्स की यूनिट हमें लिखनी है कि फोर्स की यूनिट क्या है, तो फोर्स की SI यूनिट या फिर MKS यूनिट हम लोग लिख लेते हैं, क्या बनेगी, मास की kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द SI यूनिट, और CGS यूनिट अगर मुझे लिखनी है तो क्या बन जाएगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक फटाफट बताइए। न्यूटन लॉ पर आएंगे, प्रणव ज्योति बेटा भी आगे आएंगे हम लोग उस पर, अभी आगे आएंगे। डायमेंशनल फार्मूला विजय यादव भी बताएंगे। इतनी चीज क्लियर हुई या नहीं, फटाफट बताइए। सर के क्या है, CONSTANT कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने 1 मान ली है। सर एक क्वेश्चन है, अब पर्सन्स बर्न्स अ फायर क्रैकर्स इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ्स एंड हियर्स इट्स इकोज आफ्टर 5 सेकंड्स। साउंड ट्रेवल, लाइट ट्रेवल फास्टर, कौन सा लाइट ट्रेवल फास्टर देन द साउंड, उसका कांसेप्ट साउंड वाले पढ़ोगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, कौन सा पहले चलता है, कौन सा लेट चलता है। आपने देखा हुआ क्या होता है भाई, पहले बिजली कड़कती है फिर आवाज आती है, तो दोनों में कुछ स्पीड में डिफरेंस होता है बेटा, वो आगे आएंगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, क्लियर। चलिए इतनी चीज क्लियर हो गई, सबने छाप लिया यहां तक, सबने छाप लिया, किसी का रह गया हो तो बताओ भाई। सबने छाप लिया यहां तक, छाप लिया या नहीं छाप लिया यहां तक, नालायक को निठल्लो बेशर्मो गधो, फटाफट बताओ, इतना छाप लिया या नहीं छाप लिया। सर ये कौन सी क्लास की फिजिक्स है, 6 7 8 9 10 की है। सर इसको एक बार फिर से समझा दीजिएगा, क्या क्या, नहीं समझाएंगे तो आपको बार बार समझाएंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, बार बार समझाने की, नहीं पढ़ेंगे। साउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छा वो साउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, छाप लिया इतना, ठीक है, क्लियर। चलिए अभी आपने पढ़ा कि फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट अभी आपने पढ़ा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट एक, ये एक ही तो, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या भाई, 1 kg ना, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये कैसी यूनिट है, ये भी डिराइव्ड यूनिट है या नहीं है, हाँ सर ये भी डिराइव्ड यूनिट। क्यों, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दो फंडामेंटल क्वांटिटी, तीन फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन। तो इसका मतलब फोर्स की SI यूनिट क्या हो गई है, इसका मतलब फोर्स की SI यूनिट या फिर MKS यूनिट क्या हो गई है, न्यूटन हो गई है। और क्वेश्चन आता है, 1 न्यूटन में कितने kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, 1 न्यूटन में 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 न्यूटन में 2 kg मीटर पर सेकंड, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6 एंड सो ऑन चलते रहेंगे, क्लियर हो गया। अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन अगर मुझे बताना हो, CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में यूनिट की क्या लिखोगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, एक चुड़ैल बोलते हैं, एक डाइन बोलते हैं। इसका मतलब CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या हो गई है, चुड़ैल हो गई है, डाइन हो गई है, जो सबको डस जाएगी, खा जाएगी, क्लियर और नॉट। समझ में आया या नहीं आया। चुड़ैल यहां की यूनिट हो गई, न्यूटन वहां की यूनिट हो गई, ठीक है। तो चुड़ैल इसकी यूनिट हो गई CGS में, और न्यूटन SI में हो गई, ठीक है भाई। चुड़ैल और डाइन समझ में आ गया। ठीक है आज के लिए इतने सर, चुप रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन। न्यूटन और डाइन में रिलेशन आपको बताना है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। देखिए न्यूटन को कैसे लिखते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन, क्या मैं इस kg को ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ कैसे, 1 kg में 10 टू द पावर 3 ग्राम होते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम ना, 1000 ग्राम को आप 10 टू द पावर 3 ग्राम भी लिख सकते हो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर को आप 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, तो इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड का स्क्वायर, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, सो 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हो, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हो, एक डाइन एक चुड़ैल लिखते हो या नहीं लिख सकते हो। इसकी जगह, इतनी जो चीज है इसकी जगह मैं डाइन लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन।
ये किसके बराबर है? 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन में कितने डाइन हो गए? 10 टू द पावर 5 डाइन हो गए। रट लेना, समझ में आया नहीं है? फटाफट कर लीजिए। और एक डाइन में कितने न्यूटन? 10 टू द पावर -5। भाई रिलेशन बिटवीन डाइन और न्यूटन बताना है। एक न्यूटन को आप ऐसे लिखते हो ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर को, ग्राम को अगर सेंटीमीटर को क्या लिखते हो? डाइन। एक डाइन लिख दिया, 10 पर 5 डाइन, वही आ गया। ठीक है, क्लियर? सर अभिषेक बच्चन जैसे लगते हो। अभिषेक बच्चन की वाइफ का नाम भी पता है? ऐश्वर्या राय। काश। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ मैजिक कंसेप्ट पर। ठीक है भाई, अब आ जाओ मैजिक कंसेप्ट पर। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ मैजिक कंसेप्ट पर। अब हमें मैजिक कंसेप्ट समझना भाई। नहीं लगते? फिर तो सर सलमान खान लगते हैं। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन हो रही है। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं बेटा, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट रास्ता है, छोटा रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता। कहां से चलो कहां पर खत्म, उसके बीच में सबसे छोटा रास्ता जो जुगाड़ होता है, शॉर्टकट होता है, वो है। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, चाहे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी चलो, सबको जोड़ना। ठीक है, क्लियर? हाँ, न्यूटन ज्यादा पावरफुल है। नहीं मिलेगी ऐश्वर्या, ज्योति शर्मा कह रहे हैं। ठीक है, आपकी एक्टिंग बेटर होगी अभिषेक बच्चन से। अक्षय कुमार लगते हो। थोड़ी देर बाद बोलोगे प्रवेश रावल दिखते हो। थोड़ी देर बाद बोलोगे पप्पी लहरी दिखते हो। थोड़ी देर बाद बोलोगे राहुल गांधी दिखते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप शादी नहीं करवाओगे तो आप योगी जी, मोदी जी और आप कुछ और बन जाओगे, कुछ और भी बन सकते हो। ठीक है, आ जाओ मैजिक कंसेप्ट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान समझना। जैसे मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा है m.a। भाई प्लीज अब प्लीज सीरियस हो जाओ, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, यहीं से देखना कैसे क्वेश्चन उड़ेंगे प्लीज। ठीक है, ठीक है, प्लीज अब इधर आ जाओ। ठीक है, अब इधर आ जाओ प्लीज। ठीक है, अब इधर आ जाओ। फिजिक्स में अगर इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद आपको कुछ चीजें लगी हुई है बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। फिजिक्स में इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या होता है? जो चीजें आमने सामने, इक्वल टू से पहले वाली चीज और इक्वल टू के बाद वाली, तो इसका मतलब क्या? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक चीज तो ये आ गई। एक फॉर्मूला होता है प्रेशर का, होता है, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे वो मैं समझा रहा हूं। प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज यार, बी सीरियस, प्लीज बी सीरियस। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर को मैंने लिखा है प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए लिखा है। अच्छा, अब क्या है? अब कुछ चीजें इक्वल टू के बाद ऊपर में, कुछ चीजें नीचे है। कैसे? जो चीज आमने सामने है, इक्वल टू से इधर और इक्वल टू से इधर वाली, वो डायरेक्टली है। मतलब प्रेशर फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन प्रेशर और एरिया को देखेंगे तो एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा। जब प्रेशर और एरिया के बारे में रिलेशन करूंगा तो इक्वल टू से हटाकर प्रोपोर्शनलिटी बनाने के लिए कांस्टेंट को हटा दिया, तो मैं फोर्स को कांस्टेंट मान रहा हूं। जब मैंने P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F लिखा है, तब मैंने एरिया को, तब मैंने A को क्या मान लिया? कांस्टेंट। और मैंने आपको बताया इक्वल टू से प्रोपोर्शनलिटी बनाने होता है तो कांस्टेंट को हटा देते हो, तो मैंने A को हटा दिया। और जब मैं P और A के बीच में लिखूंगा तो कैसे आ गया? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तब मैंने फोर्स को क्या मान लिया? कांस्टेंट मान लिया, तो ये आ गया। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को बोला जाता है इनवर्स रिलेशन। इसका मतलब समझते हो? इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, या आप ऐसे बोल सकते हो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो आपको समझ में आ गया, सामने सामने जो चीज इक्वल टू इधर वो डायरेक्टली। ये सब कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ऊपर नीचे इनवर्स, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है ना भाई? इतना कंसेप्ट क्लियर है ना? फटाफट बताओ, इतनी चीज क्लियर है? और अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनाना आता है फिजिक्स में, क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करोगे। अभी प्रैक्टिस करूंगा। इतनी चीज क्लियर है या नहीं? फटाफट बताइए। चलिए अब देखिए एक चीज और, मैंने लिखा है फोर्स इज इक्वल टू m.a। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, सपोज करो m.a लिख दिया। ये दो चीज आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है ना? मल्टीप्लाई में है नहीं है? इन दोनों में रिलेशन कैसा है? फिजिक्स में अगर कोई दो चीज इक्वल टू से इस तरफ मल्टीप्लाई में होती है तो इनके बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है। मल्टीप्लाई में अगर मिलेंगी कोई चीज ऐसे ही, याद रख लीजिएगा इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। किसी ट्रक का वजन, एक दो ट्रक है, एक ट्रक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, 50 केजी का है, और एक ट्रक 100 क्विंटल का है। 50 केजी वाला बहुत अच्छी स्पीड से चलेगा, 100 क्विंटल वाला धीरे धीरे चलेगा ना। वजन ज्यादा, एक्सेलरेशन स्पीड कम होगी या नहीं होगी?
वजन कम स्पीड ज्यादा, उल्टा हो रहा है। तो फिजिक्स में हमेशा अगर फॉर्मूले से इधर दो क्वांटिटी आपको मल्टीप्लाई में दिखती है उसमें हमेशा रिलेशन इनवर्स मिलता है। फिजिक्स में प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दो क्वांटिटी अगर आपको आपस में डिवाइड में मिलेंगी तो हमेशा याद रखना इन दोनों में रिलेशन कैसा मिलेगा, डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। दोनों में डिवाइड में डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा और यहां पर हमेशा इनवर्स रिलेशन मिलेगा। मल्टीप्लाई में इनवर्स रिलेशन मिलेगा, डिवाइड में होगी हमेशा इन दोनों में फोर्स और एरिया में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन। रख लेना, समझ लेना। अब इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन करता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? डिवाइड में डायरेक्ट रिलेशन, मल्टीप्लाई में इनवर्स रिलेशन, इतनी चीज क्लियर हो गई। क्वेश्चन कराता हूं इसी बिहाफ पर, समझ में आया नहीं है? ठीक है, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखते हैं F क्रॉस R, क्रॉस प्रोडक्ट आता है इसके बीच में, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कल पढ़ेंगे। टॉर्क को लिखते हैं टाउ से, ऐसे T इज इक्वल टू F क्रॉस R। समझना टॉर्क क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी आप देखोगे, हर फिजिक्स का क्वेश्चन प्रोपोर्शनलिटी से ही सोल्व होता है, बिना प्रोपोर्शनलिटी। इसलिए स्टार्टिंग में फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी याद होगी तो क्वेश्चन की धज्जियां उधेड़ दोगे, अन्यथा नहीं उधेड़ पाओगे। कोई पंखा है आपके घर में ऐसे, ठीक है, आपके घर में पंखा लटका हुआ है ऐसे, 3 पंखड़ी वाला पंखा है या 4 पंखड़ी वाला पंखा है। ध्यान से समझना, ये एक फिक्स्ड पोजीशन से यहां फिक्स्ड है, यहां से यहां तक का जो सेंट्रल पोजीशन, घूमने वाली चीज कौन सी है? यही तो है, यही घूम रही है, नहीं घूम रही है, मोटर घूम रहा है। तो यहां से जो फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है R, डिस्टेंस होता है वो होता है R। और ये जब घूम रहा है तो एक फोर्स लगाकर ही तो घूम रहा होगा। तो कितनी फोर्स से अपनी इस फिक्स्ड पोजीशन के चारों ओर घूम रहा है उसको कहा जाता है टॉर्क। टॉर्क हमेशा वहां प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है या मूवमेंट कर रहा होता है एक सर्कुलर पाथ वगैरह के अंदर। समझ में आया नहीं? ये फिक्स्ड पोजीशन है, इस फिक्स्ड पोजीशन को मैंने ए बोल दिया। इस फिक्स्ड पोजीशन से ये मोटर घूम रहा है, इस फिक्स्ड पोजीशन से कितनी दूर पर है मोटर जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है? R दूरी पर है। तो इसके बीच में टॉर्क कितना लगा? आप देखते हो ना, गाड़ी में टॉर्क होता है, बोला था ना कि 50 नैनोमीटर की टॉर्क, न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूटन मीटर की यूनिट। तो टॉर्क की यूनिट भी देखिए क्या होती है, टॉर्क यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर की यूनिट क्या होगी? मीटर, टॉर्क यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर। आपने गाड़ी में देखा होगा न्यूटन मीटर, इतने न्यूटन मीटर की, मतलब उसका मोटर ऐसे से घूम रहा है फिक्स पोजीशन पे, वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। जितनी टॉर्क उतनी ज्यादा पावर होती है। इसी बात इसका मतलब F और R के बीच में रिलेशन कैसा है? F और R एक दूसरे के इनवर्स हैं, F और R एक दूसरे के इनवर्स हैं। समझ में आया नहीं? इतनी चीज क्लियर है या नहीं है? हाँ कि ना? इतनी चीज क्लियर है या नहीं है? F और R एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं? हाँ कि ना? यस और नो? F डॉट R इज इक्वल टू वर्क, नहीं बेटा, Fs cos थीटा इज इक्वल टू वर्क। अरे सर वो R नहीं होगा भाई, वो R फिक्स पोजीशन से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं भाई, R ही होगा। ठीक है, R ही होगा। राजो क्वेश्चन पेपर में PYQ क्वेश्चन है और PYQ क्वेश्चन देखते ही आधे लड़कियों की हवा टाइट हो गई थी, ई का दे दिया है। हैंडपंप था, क्वेश्चन ऐसे था, हैंडपंप दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, आपके पास एक नलका है, एक बार एक बच्चा आता है, नलके को ए पोजीशन से पकड़कर पानी निकालने की कोशिश करता है। एक बार एक बच्चा आता है, नलके को यहां से पकड़ता है बी पोजीशन से और पानी निकालने की कोशिश करता है। तो बताइए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। सर मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट अलग होते हैं? हाँ जी बेटा, अलग होते हैं। क्वेश्चन आता है कि एक नलका है, नलके के एक्सट्रीम एंड ए पोजीशन से पकड़कर ज्यादा पानी निकलेगा या बी पोजीशन यहां से निकलकर ज्यादा पानी निकलेगा? करते हैं, पहले ए पोजीशन को कंसीडर करते हैं। ये इस फिक्स पोजीशन के अराउंड मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यहां से ए पोजीशन की दूरी मान लीजिए RA है, यहां से बी पोजीशन की दूरी मान लीजिए RB है। RA के लिए जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो मैं FA मान लेता हूं, RB के लिए जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो मैं FB मान लेता हूं। RA की दूरी ज्यादा है RB से, यस और नो? F और R में रिलेशन कैसा है? इनवर्स। अगर RA ज्यादा है तो RA के लिए FA लिख देता हूं, RB के लिए FB लिख देता हूं। R ज्यादा है तो फोर्स यहां पर FA जो होगी वो कम होगी या नहीं होगी? क्योंकि RA के लिए FA, अगर RA बड़ा है तो FA छोटा होगा। मतलब मैं FA वाली पोजीशन पर कम ताकत लगा सकता हूं। अगर मैं नलके को बीच से पकड़ूंगा मुझे ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा? नलके को यहां से पकड़ू या यहां से पकड़ू? यहां से पकड़ूंगा। तो मेरे लिए बेस्ट सुटेबल ये है। गांव में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बीच में से पकड़ के पानी निकालते हैं, लटके रहते हैं, यहां से नहीं यहां। इसका रीजन टॉर्क नहीं दिया। क्लियर हुआ या नहीं? यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप सोचने पे मजबूर होते हो। फॉर्मूला आता होगा, डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स रिलेशन आपको निकालने आता होगा, फॉर्मूले को ज्वाइन करना आता होगा तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। समझ में आया या नहीं है? ठीक है, एक क्वेश्चन और। आटा पीसने की गांव में चक्की होती है, ठीक है, आटा पीसने की चक्की होती है गांव में, होती है या नहीं होती है? बिल्कुल सर, आटा पीसने की चक्की होती है गांव में, बिल्कुल होती है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्लियर? आटा पीसने वाली चक्की में एक बार हैंडल जो लगाया वो यहां लगाया ए पोजीशन पर, और एक बार मैंने हैंडल को लगा दिया बीच में कहीं यहां बी पोजीशन पर लगा दिया। क्या यहां से मैं ज्यादा अच्छा आटा पीस सकता हूं या यहां से? हाथ से पीसने वाली चक्की है, देखते हैं।
अगर ए पोजीशन पर है, यहां से दूरी आर ए है, अगर बी पोजीशन पर है, यहां से दूरी आर बी है, आर बी के लिए फोर्स एफ बी काम करेगी, आर ए के लिए फोर्स एफ ए काम करेगा। एफ और आर में रिलेशन इनवर्स होता है, आर ए की वैल्यू आर बी से ज्यादा है, आर ए के लिए एफ ए लिख देंगे, आर बी के लिए एफ बी लिख देंगे, दोनों में इनवर्स है, आर ए ज्यादा है तो एफ ए छोटा होगा। इसका मतलब कम ताकत यहां लगाकर पिसना ज्यादा आसान है या ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? कम ताकत। तो हैंडल हमेशा आटा पीसने वाली चक्की में हाथ का जो हैंडल होता है वो एक्सट्रीम में लगाया जाता है बिकॉज ऑफ टॉर्क की वजह से। आपके सामने आंसर है। क्लियर और सर सिग्निफिकेंट नंबर से क्वेश्चन पूछा था नहीं, तब नहीं पूछा जाएगा बेटा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आईटीजेई वगैरह में नहीं, वहां से नहीं पूछा जाएगा, वो सब नहीं आएगा। ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में यही था भाई, यही था आंसर, और क्या था ऑप्शन में? क्या था सर? अब फिजिक्स आपकी ऐसी बना दूंगा अगर मेरे साथ पढ़ते रहोगे। सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स और मजा आता है। एक क्वेश्चन और, इसी के ब्याह पर एक क्वेश्चन और। ये चौखट है, घर में दरवाजे की चौखट होती है ना, लकड़ी की लोहे की चौखट होती है। इस चौखट के अंदर दरवाजा फिक्स होता है, ये आपका डोर है। दरवाजा चौखट से जॉइंट होता है कब्जे से, ये कब्जे बने हुए हैं, है ना, जॉइंट होता है, ये कब्जे बने हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दरवाजे का हैंडल जो होता है वो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पर ही क्यों लगाया जाता है? सर हैंडल को अगर मैं बी या बीच में लगा दूं तो भी तो काम, या बीच में लगाकर भी तो काम चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं? सर 5 मिनट पे क्लास है तो एक्सटेंड कर मत करना, अभी आधा घंटा है। डोंट गिव मी सच टाइप ऑफ मैसेज, खा जाएंगे बच्चे तुम्हें। 5 बजे से पहले छोड़ देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर, समझ में? ठीक है, हैंडल एक बार मैंने ए पोजीशन पे लगा दिया और एक बार हैंडल बी पोजीशन पे लगा दिया। क्या होगा अगर ए पोजीशन पे लगाया है, यहां से लेकर यहां तक इसी के रेस्पेक्ट में घूम रहा है तो दूरी क्या है? आर ए। अगर बी पर लगाया यहां से यहां दूरी क्या है? आर बी। आर ए के लिए फोर्स एफ ए काम करेगी, आर बी के लिए फोर्स एफ बी काम करेगी। आर और एफ में रिलेशन इनवर्स होता है, आर ए की दूरी आर बी से ज्यादा है, आर ए के लिए एफ ए होता है, आर बी के लिए एफ बी होता है, ये ज्यादा, ठीक है, सॉरी, एफ और आर में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स होता है, ये ज्यादा तो ये कम होगा। कम ताकत में हैंडल खींचो या ई करके हैंडल खींचो, ई करके हैंडल खींचो, कम ताकत में, कम ताकत कहां लगानी पड़ेगी? एक्सट्रीम में। इसलिए हमेशा दरवाजों में हैंडल एक्सट्रीम एंड में लगाया जाता है। समझे या नहीं समझे? बिकॉज ऑफ टॉर्क। नहीं बेटा, उसमें पूछेगा बिकॉज ऑफ टॉर्क या फोर्स पूछेगा तो बोलना रीजन क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा, बिकॉज ऑफ लेस फोर्स प्रोड्यूस एट पॉइंट ए या बिकॉज ऑफ मोर फोर्स प्रोड्यूस। फोर्स से पूछेगा कि ये ऑप्शन होंगे, या बिकॉज एफ इज लेस देन एफ बी, एफ इज ग्रेटर देन एफ बी, बस ये क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है भाई, क्लियर। चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, नहीं तो आधे बच्चे मर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो बीच में लगेगा तो ताला कैसे लगेगा? कम फोर्स में आराम से दरवाजा खुल रहा है, ज्यादा फोर्स में दरवाजा खोलना पसंद करोगे भाई? बीच से भी दरवाजा खुल जाएगा, ताकत ज्यादा लगाओगे, साइड से लगाओगे कम ताकत लगाओगे, दरवाजा दोनों से खुलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ज्यादा ताकत पे लगाओगे, कम पे, कम पे, बस दैट्स ऑल। कल से वजह से लिख लेना, ठीक है। कोलू में भी ये कंसेप्ट लगता है, अंजी बेटा कोलू में भी ये लगता है, ठीक है। चलिए, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सोच नहीं होते, सब सोच होते हैं बेटा, दोबारा देखो बेटा। फिर से बोलिए पेंसिल, आपकी शादी कैंसिल, ठीक है। ज्यादा होशियार मत बनो, पेंसिल पेंसिल वाले। इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है जितना मेरे पैंट का साइज है, इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है, 34-32 नंबर की पैंट आती है मुझे, इतनी तुम्हारी उम्र भी नहीं होगी, इतनी तुम्हारी उम्र भी नहीं जितना मेरे जूते, इतने तुम्हारी ग्रेजुएशन के साल भी नहीं हो जितना मेरे जूते का नंबर होता है। पेंसिल बोलो, पेंसिल बोलो, समझिए? फिर से बोलो पेंसिल, बता तो दिया। ज्यादा होशियार मत समझो अपने आपको, इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है जितना मेरे पैंट का साइज है, ये तुम्हारी उम्र नहीं है जितना मेरे जूते का साइज है, इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है जितना ग्रेजुएशन में जितना मेरे जूते का साइज है। होशियार बन रहे हो अपने आप में। पेंसिल